ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि एंडोक्राइन जो सेल्स हैं वो 3 फॉर्म्स में होते हैं। या तो ये डिफ्यूज़ होते हैं जिसको हमने जीनीस कहा था, और या तो फिर हमने क्या कहा था ये डिस्क्रीट होते हैं, ये इन द फॉर्म ऑफ ग्लैंड्स, या फिर ये होते हैं क्लस्टर्स इन विदिन द पेरेन्काइमा ऑफ एनी टिश्यू, फॉर एग्जांपल पैंक्रियाटिक आइलेट्स। ठीक है ना। तो ये हमने 3 वो पढ़े थे फॉर्म्स एंडोक्राइन सेल्स के। हमने डिनीस पढ़ा, ठीक है। डिनीस मतलब डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमने पढ़ा डिफ्यूज न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम। अब हम जो वो एंडोक्राइन सेल्स पढ़ेंगे जो एक डिस्क्रीट ग्लैंड्स की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ग्लैंड्स ये होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है, डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इसमें हम पिट्यूटरी पढ़ेंगे, एड्रिनल पढ़ेंगे, थायराइड पढ़ेंगे, पैराथायराइड पढ़ेंगे, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि देखें डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड की जो माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर होती है ना, ये फेयरली सिंपल होती है, इट्स नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। इसकी कंपोजिशन की बात की जाए ना, तो इसमें सेल्स होते हैं, सेल्स, और इसमें स्ट्रोमा होता है, 2 चीज़ें, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स और इसमें स्ट्रोमा होता है। स्ट्रोमा क्या होता है, किससे बनता है, स्ट्रोमा लूज कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बनता है। सेल्स के फिर कॉर्ड्स ऑफ के फॉर्म में और प्लेट्स की फॉर्म में, यानी कि प्लेट्स ऑफ सेल्स और कॉर्ड्स ऑफ सेल्स ये आपको नज़र आएंगे, ठीक है। ठीक है ना, कॉर्ड्स ऑफ सेल्स और प्लेट्स ऑफ सेल्स। तो फिर जो कॉर्ड्स के बीच में फिर क्या होता है, किसके बीच में, कॉर्ड्स के बीच में और स्ट्रोमा के बीच में, कॉर्ड्स और स्ट्रोमा के बीच में फिर इनके बीच में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज मौजूद होती हैं, ठीक है। इनके बीच में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज। मैंने क्या कहा, मैं दोबारा बताता हूँ। जो डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, ये 2 चीज़ों से मिलके बनते हैं, एक सेल्स से और एक दूसरा स्ट्रोमा से। स्ट्रोमा बनता है लूज कनेक्टिव टिश्यू से। सेल्स के फिर सेल्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉर्ड्स और इन द फॉर्म ऑफ प्लेट्स। फिर कॉर्ड्स और स्ट्रोमा के बीच में फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं, कहता है, ठीक है ना। ठीक है ना। इन फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज का क्या फ़ायदा होता है, इससे एक चीज़ डन होती है, वो ये डन होती है कि हर एंडोक्राइन जो सेल होता है, जो डिफ्यूज़ एंडोक्राइन, किसी भी डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड का जो सेल होता है, उसकी ब्लड कैपिलरीज तक और ब्लड तक रसाई होती है डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट एक्सेस उसको मिल जाती है, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा क्या होता है एक कैपिलरीज तक रसाई, इसका फ़ायदा ये होता है कि जो सेल्स होते हैं वो फीड लेते हैं वहाँ से, ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स वहाँ से लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन हो गया, दूसरी चीज़ें अमीनो एसिड्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स। अब दूसरा फ़ायदा ये है कि फिर बॉडी को भी फ़ायदा है। बॉडी फिर क्या करती है, ये सिक्रीशंस लेती है, ये जो सेल्स हैं ये फिर सेल्स सिक्रीट करते हैं डायरेक्ट इनटू द सर्कुलेशन, ठीक है। तो फिर वो ये फिर जो हार्मोन्स होते हैं ये सर्कुलेशन में आते हैं और एक्ट करते हैं डिफरेंट जगहों में। याद रखें हर एंडोक्राइन ग्लैंड की के इर्द गिर्द एक कैप्सूल आपको ज़रूर मिलेगी, ठीक है, याद रखने वाली बात है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये कैप्सूल ज़रूर मिलेगी आपको जब भी हम कोई थायराइड की सर्जरी करें या फिर पैराथायराइड की सर्जरी, हमें कैप्सूल ज़रूर मिलती है। उस कैप्सूल का हमें बाकायदा इल्म होना चाहिए, ठीक है ना, वरना जो एचओस होते हैं वो ऐसे खड़े रहते हैं, वो कोई हम जब बात करते हैं ये देखो इसकी कैप्सूल, तो वो फिर ये आपको ये बन जाता है, ठीक है ना, तो डिप्रेसर बन जाता है उनके लिए, बेचारों के लिए, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा था कि जो डेफिनेट एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं या फिर डिस्क्रीट एंडोक्राइन ग्लैंड्स हो, ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स पढ़ेंगे, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड को हम, आपको पता है बहुत अच्छी तरह कि हम इस पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं, हाइपोफिसिस। हाइपोफिसिस इज पिट्यूटरी ग्लैंड इज़ द मास्टर ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। याद रखें ये इससे बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं और ये हार्मोन्स दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को जाके क्या करते हैं, इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि उनकी एक्टिविटी को इफ़ेक्ट करते हैं इस हाइपोफिसिस से, ठीक है ना। हाइपोफिसिस आल्सो नोन एज क्या, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको हम बोलते हैं। और ये क्या होता है, देखो ये हाइपोफिसिस सस्पेंडेड होता कहाँ है, ये सस्पेंडेड होता है
कहाँ से सस्पेंडेड होता है, हाइपोथैलेमस से। वो मशहूर फिगर आपको याद होगी, ये देखें इस तरह के, ये देखें ये हाइपोथैलेमस है, तो यहाँ से ये देखो ऐसे सस्पेंडेड होता है। ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये इसका इन्फेंडिबुलम है, सस्पेंडेड बाय थ्रू इन्फेंडिबुलम, ठीक है ना। पिट्यूटरी स्टाक जिसको बोलते हैं या फिर इसको इन्फेंडिबुलम कहते हैं, ठीक है, इससे ये सस्पेंडेड होता है, ठीक है ना। यहाँ जो है सही है, ठीक है। अच्छा, अब जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर, ये सबको पता है, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर को हम एडिनोहाइपोफिसिस, पोस्टीरियर को हम न्यूरोहाइपोफिसिस कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं इधर लिखता हूँ एंटीरियर, इसको एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं और इसको पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहते हैं, न्यूरोहाइपोफिसिस। याद रखें इन दो पार्ट्स के, ये दो पार्ट्स अलग अलग क्यों हैं, यहाँ से ऐसे ये देखो ये एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, ये अलग अलग क्यों हैं, इसलिए कि इनकी जो एम्ब्रियोनिक जो डेवलपमेंट है वो सेम नहीं होती, वो अलग अलग जगहों से होती है, और इनका फंक्शन भी सेम नहीं होता, ये अलग अलग जगहों से होता है, इसलिए इनको अलग अलग पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर ही, ठीक है। अब देखें न्यूरोहाइपोफिसिस की बात करें, इधर हमने लिखा एडिनो, इधर हमने न्यूरोहाइपोफिसिस, ठीक है। न्यूरोहाइपोफिसिस जो है दैट इज़ कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अच्छा, तो ये जो है न्यूरोहाइपोफिसिस नाम से पता चलता है ये डेवलप होता है कहाँ से, न्यूरोएक्टोडर्म से, न्यूरोएक्टोडर्म से। और होता क्या है, ठीक है ना। तो ये जो देखो न्यूरोहाइपोफिसिस न्यूरोएक्टोडर्म से बनता है, और ये कैसे बनता है पता है, ये बनता है एक वेंट्रल इवेजिनेशन के तौर पे ये बनता है। और कहाँ से वेंट्रल इवेजिनेशन होती है, इट फॉर्म्स एज अ वेंट्रल इवेजिनेशन, जैसे ऐसे इवेजिनेशन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ डायंसफेलोन, ठीक है। डायंसफेलोन इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, याद रखें, ठीक है, ठीक है। फिर हमारे पास एडिनोहाइपोफिसिस जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको बोलते हैं। तो देखो एडिनोहाइपोफिसिस फिर क्या होता है, एडिनोहाइपोफिसिस जो है वो डेवलप करता है या फिर डिराइव होता है फ्रॉम किस से, ओरल एक्टोडर्म से। देखो OE ओरल एक्टोडर्म कहते हैं, यहाँ पे मैंने क्या कहा था, न्यूरोहाइपोफिसिस न्यूरो एक्टोडर्म, एडिनोहाइपोफिसिस ओरल एक्टोडर्म। और ये फिर क्या होता है, इट ओरिजिनेट्स एज आउट पॉकेटिंग या आउट पोचिंग, ठीक है। इस आउट पॉकेटिंग को रात के स्पोच बोलते हैं, ठीक है। इस आउट पॉकेटिंग को रात के स्पोच, आउट पॉकेटिंग किस चीज़ की, आउट पॉकेटिंग फ्रॉम ओरल एक्टोडर्म, इसको आउट पॉकेटिंग को हम रात के स्पोच कहते हैं, ठीक है। यानी कि देखें अगेन आउट पोचिंग कहाँ से, आउट पॉकेटिंग फ्रॉम प्रिमिटिव ओरल केविटी, यानी कि प्रिमिटिव ओरल केविटी को हम इस ऑल्सो नोन एज स्टोमोडियम, ठीक है ना, स्टोमोडियम। तो स्टोमोडियम से आउट पॉकेटिंग निकलती है, इस आउट पॉकेटिंग को रात के स्पोच बोलते हैं, इसी रात के स्पोच से एडिनोहाइपोफिसिस बनता है। और ये जो पूरे का पूरा जो है वो फिर ओरल एक्टोडर्म में ओरिजिनेट करता है, ठीक है। पूरे का पूरा ये ओरल एक्टोडर्म की चारदीवारी के अंदर ये ओरिजिनेट करता है, ठीक है, ठीक है। इसको मैं दोबारा बताता हूँ, देखो एडिनोहाइपोफिसिस ओरल एक्टोडर्म से ओरिजिनेट करता है, कैसे, देखो एम्ब्रियो की जो स्टोमोडियम है ना, स्टोमोडियम क्या से एक आउट पॉकेटिंग निकलती है, इस आउट पॉकेटिंग से एडिनोहाइपोफिसिस बनता है। अब स्टोमोडियम को हम क्या कहते हैं, प्रिमिटिव ओरल केविटी। अच्छा, आउट पॉकेटिंग को हम क्या कहते हैं, रात के स्पोच, अगेन, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। फिर अब ये जो आउट पॉकेटिंग है ना, ये आउट पॉकेटिंग फिर क्रेनियली ग्रो करती है, ठीक है। देखो मुंह नीचे है, ठीक है, मुंह से एक आउट पॉकेटिंग निकलती है स्टोमोडियम, प्रिमिटिव मुंह से, ठीक है, पॉकेटिंग निकलती है, क्रेनियली ग्रो कर रही है। क्रेनियल ऊपर कौन बैठा हुआ, न्यूरोहाइपोफिसिस। ये देखो इस न्यूरोहाइपोफिसिस के साथ ये फिर न्यूरोएक्टोडर्म से मिलके बनता है, ये देखें, ये फिर ऊपर ग्रो करके ऐसे लग जाती है, जाके ऐसे ऊपर ग्रो करके क्रेनियली ग्रो करके इसके साथ चिपक जाती है, और फिर इसका ताल्लुक इससे कट जाता है। ये देखो ये और फिर क्रेनियली ग्रो करती है, न्यूरो के साथ जाके चिपक जाती है, ठीक है। और चिपक जाती है तो फिर इसीलिए फिर क्या बनती है ये चीज़, इस तरह की चीज़ बनती है, ठीक है। तो ये हो गई एंटीरियर पिट्यूटरी, ये हो गई पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। मैंने क्या कहा कि ये जो आउट पॉकेटिंग है ये रात के स्पोच, ये फिर क्रेनियली ग्रो करता है सर की तरफ, ऊपर की तरफ। मैंने कहा ओरल केविटी है, यहाँ से ऊपर की तरफ ग्रो करता है, फिर यहाँ इसकी ये कनेक्शन लूज़ हो जाता है, ठीक है। जब एक बार ये चिपक जाता है ना, किसके साथ, इस तरह
जो है ना न्यूरो हाइपोफिसिस के साथ ये चिपक जाता है, ये एडिनो हाइपोफिसिस आके ऐसे क्रेनियल ग्रो करके जब न्यूरो हाइपोफिसिस के साथ चिपक जाता है तो फिर रात की स्पोर जो है स्टोमोडियम से सेपरेट हो जाता है। फिर यहाँ देखो एपोप्टोसिस हो रही होती है, फिर यहाँ से वो पूरा नाता इसका टूट चुका होता है। ऊपर एक वो स्ट्रक्चर हमारे पास पिट्यूटरी ग्लैंड बन चुकी होती है। ठीक है, ठीक है। फिर वही वाली बात है कि यहाँ फिर जो ये जो है पूरा जो न्यूरोएक्टोडर्म है ये इन्फेंडिबुलम के साथ वही हाइपोथैलेमस यानी कि फोर ब्रेन के साथ ये कनेक्टेड होता है, ये वाली बात की है। ठीक है, इससे फिर हमारे पास वही वाली स्ट्रक्चर देखो ना, ये वाली स्ट्रक्चर हमारे पास दोबारा आ जाती है, हाइपोथैलेमस और इन्फेंडिबुलम, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है ना, ठीक है ना। अब देखिए हम पढ़ते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, उसके बाद हम पढ़ेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में। देखो एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसको पढ़ने से पहले हम क्या करते हैं, हम एक चार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो चार्ट कुछ इस तरह से कि पूरी डिटेल है इधर पिट्यूटरी ग्लैंड की। देखो इसको हम क्या कहते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, हाइपोफिसिस कहते हैं। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड अब जो होता है ना वो दो हिस्सों में तकसीम है, एंटीरियर पिट्यूटरी जिसको एडिनो हाइपोफिसिस कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी जिसको हम न्यूरो हाइपोफिसिस कहते हैं। तो न्यूरो हाइपोफिसिस जो है छोटा है तो हम न्यूरो हाइपोफिसिस पहले करते हैं। तो न्यूरो हाइपोफिसिस देखो ये इसके दो हिस्से होते हैं, पर्स नर्वोसा और इन्फेंडिबुलम, ये हमें इसको NINN, ठीक है, इन्फेंडिबुलम एंड पर्स नर्वोसा, EN से फिर न्यूरो हाइपोफिसिस। ठीक है, तो ये पूरे की पूरी क्लासिफिकेशन है न्यूरो हाइपोफिसिस की चार्ट फॉर्म में। फिर हमारे पास एडिनो हाइपोफिसिस, एडिनो हाइपोफिसिस फिर 3 हिस्सों में तकसीम होता है। तो इसको मैं DIT बोलता हूँ, DIT, डिट, एक्डिट निन। ठीक है, एक्डिट निन वतिन्य थे ना, एक्डिट निन। ठीक है ना। अब एन से, ये वाला एन से ना न्यूरो हाइपोफिसिस है, लेकिन ये जो DIT है ये तीनों के तीनों पार्ट्स हैं। DIT इसमें एडिनो हाइपोफिसिस मैंने ऐड नहीं किया हुआ क्योंकि बन नहीं रहा था कोई निमोनिक। ठीक है, तो पार्स डिस्टेलिस, D से पार्स इंटरमीडियस और I से फिर पार्स ट्यूबरलिस, ये T से। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। ठीक है, इसमें फिर देखें पार्स इंटरमीडियस में कौन होता है, इसमें मिलेनोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, पार्स इंटरमीडियस में मिलेनोट्रॉप्स होते हैं। इसी तरह पार्स ट्यूबरलिस को हम क्या कहते हैं, आल्सो कॉल्ड इन पार्स इन्फेंडिबुलरिस। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आप दूर करें कि एक तो होता है ना पार्स इन्फेंडिबुलरिस, ठीक है, पार्स इन्फेंडिबुलरिस ये डिफरेंट चीज़ है, ये एडिनो हाइपोफिसिस का पार्ट है, लेकिन इन्फेंडिबुलम जो है ये फिर न्यूरो हाइपोफिसिस का पार्ट है। इनसे आपने कन्फ्यूजन नहीं होना। जिसके साथ पार्स इन्फेंडिबुलरिस है वो एक वेल सेटल्ड पार्ट है एडिनो हाइपोफिसिस का, जो इन्फेंडिबुलम है वो है न्यूरो हाइपोफिसिस का पार्ट, उसके साथ पार्स नहीं लगा हुआ। ठीक है, दिस टू आर डिफरेंट। ठीक है, अच्छा, इंटरमीडिएट्स में मैंने कहा कि मिलेनोट्रॉप्स होते हैं, हम डिटेल से पढ़ेंगे, कोई मसला नहीं है। फिर पार्स ट्यूबरलिस जिसको हम पार्स इंटरमीडिएट इन्फेंडिबुलरिस भी कहते हैं, तो इसमें फिर क्या सिक्रेट होता है, LH एंड FSH यहाँ से सिक्रेट होते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि मैं आपको बताऊं कि LH और FSH को गोनेडोट्रॉप्स बोलते हैं। तो पार्स ट्यूबरलिस से भी ये गोनेडोट्रॉप्स सिक्रेट होते हैं, और जो मेन जो सोर्स ऑफ गोनेडोट्रॉप्स होते हैं ये कहाँ से सिक्रेट होता है, ये पार्स डिस्टेलिस से सिक्रेट होते हैं। ठीक है, याद रखें बुक में गोनेडोट्रॉप्स की जो सिक्रीशन है वो उनके बारे में लिखा है कि जो पार्स ट्यूबरलिस से स्पार्स कंसंट्रेशन यानी कि स्पार्स जो है पॉपुलेशन ऑफ गोनेडोट्रॉप्स मौजूद होती है, कहाँ है, पार्स ट्यूबरलिस में। ठीक है, जबकि गोनेडोट्रॉप्स में एक अच्छी खासी अमाउंट ऑफ LH एंड FSH की सिक्रीशन होती है गोनेडोट्रॉप्स में से। ठीक है, तो ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, MCQ आ जाए फॉर एग्जांपल, और LH और FSH आर सिक्रेटेड फ्रॉम के ऑप्शंस में पार्स ट्यूबरलिस या पार्स इन्फेंडिबुलरिस हो और गोनेडोट्रॉप्स हो, तो आपने गोनेडोट्रॉप्स सेलेक्ट करना है। अगर गोनेडोट्रॉप्स ना हो तो फिर आपने पार्स ट्यूबरलिस और पार्स इन्फेंडिबुलरिस ये सिलेक्ट करने हैं।
ठीक है ना। तो मैं यहाँ तक मैं पहुँचा था, पार्स इंटरमीडियस के बारे में मैंने आपको बताया, पार्स ट्यूबरैलिस के बारे में मैंने आपको बताया। अब मैं पढ़ता हूँ पार्स डिस्टेलिस। ठीक है, देखो पार्स डिस्टेलिस जो है ये आपको बताता हूँ कि इसमें फिर हम सेल्स की क्लासिफिकेशन करते हैं दो तरह से। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेल्स ये क्लासीफाई करते हैं। सेल्स एक ही हैं लेकिन क्लासिफिकेशन दो टाइप्स की है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सेल्स हम करते हैं, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल कैपेबिलिटी ऑफ द सेल्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ अगर आप देखें तो हम क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोब्स में हम डिवाइड करते हैं सेल्स को, पार्स डिस्टेलिस के सेल्स को। और फिर पार्स डिस्टेलिस के सेल्स में जो क्रोमोफिल्स हैं इनको हम एसिडोफिल्स और बेजोफिल्स। क्रोमोफिल्स ये असल में ये वो सेल्स हैं जो स्टेनिंग जब करते हैं ना हम हिस्टोलॉजिकल स्लाइड्स में, तो ये सेल्स टेकअप करते हैं, इसलिए इनको क्रोमोफिल्स कहते हैं। अच्छा, फिर अगर ये वो सेल्स जो एसिडिक डाई जो टेकअप करते हैं, एसिडिक कलर्स, उनको हम एसिडोफिल्स कहते हैं। और फिर जो बेजोफिल्स हैं वो ब्लूइश कलर्स वगैरह जो टेकअप करते हैं, तो इनको हम फिर क्या कहते हैं, इनको बेजोफिल्स कहते हैं। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ हमने देख लिया। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखो हम फिर ये डिफरेंट कैटेगरीज़ के हैं। इस पे फिर हमारे पास आते हैं TCS। ठीक है, TCS थायरोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स और सोमेटोट्रॉप्स एक हो गया। फिर गोनेडोट्रॉप्स हो गया हमारे पास, और लेक्टोट्रॉप्स जो कि प्रोलैक्टिन सिक्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये जो सारी की सारी क्लासिफिकेशन है ये आपको आनी चाहिए। ठीक है, अब हम एक एक करके हाइपोफिसिस पढ़ते हैं, इस पर रोशनी डालते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देखो पहले एडिनो हाइपोफिसिस जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड भी बोलते हैं, इट इज़ डिवाइडेड इनटू, ये देखो मेरा डिवाइडेड का, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू। देखो मैं आपको बताता हूँ, इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू। ठीक है, कौन कौन से, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया, एंड देखो तीसरा भी है, कौन सा है वो, दैट इज़ पार्स ट्यूबरैलिस। हमने कहा था ना DIT डिट, डिस्टेलिस, इंटरमीडियस एंड ट्यूबरैलिस। ठीक है, कुछ लोग ट्यूबरैलिस को अलग पार्ट तकसीम करते हैं, कुछ लोग फिर डिस्टेलिस का ही एक हिस्सा तकसीम करते हैं। ठीक है, तस्लीम करते हैं। ठीक है, तो अब देखो ये कौन डिवाइड करता है पार्ट्स एंटीरियर पिट्यूटरी को, इट इज़ डिवाइडेड बाय को इस तरह, बाय ए फिशर रिप्रेजेंटिंग लुमेन ऑफ द रातकी स्पोच, यानी कि लुमेन ऑफ द रातकी स्पोच इनको डिवाइड करती है डिस्टेलिस और इंटरमीडियस में। ठीक है, अब देखो डिस्टेलिस में क्या है, डिस्टेलिस ये थिकर होता है। ठीक है, डिस्टेलिस इज थिकर होता है एंड इट डेवलप्स फ्रॉम एंटीरियर वॉल ऑफ रातकी स्पोच। ठीक है ना, इट डेवलप्स फ्रॉम एंटीरियर वॉल ऑफ रातकी स्पोच। और फिर क्या है, सो दैट्स वाई इट्स एंटीरियर टू द फिशर। ये फिशर के, कौन से फिशर के, फिशर ऑफ रातकी स्पोच के ये एंटीरियर होता है। इंटरमीडियस क्या है, इट लाइज पोस्टीरियर टू द फिशर। देखो ये डिस्टेलिस एंटीरियर टू द फिशर था ना, मैंने कहा था, ये फिर पोस्टीरियर टू द फिशर इंटरमीडियस। इट डेवलप्स फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ रातकी स्पोच। ठीक है, इंटरमीडियस डेवलप्स फ्रॉम पोस्टीरियर वॉल ऑफ रातकी स्पोच, डिस्टेलिस डेवलप्स फ्रॉम एंटीरियर वॉल ऑफ रातकी स्पोच। और ये एंटीरियर टू द फिशर है और ये पोस्टीरियर टू द फिशर है, बहुत आसान है। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। और एक और बात बताऊं कि पार्स इंटरमीडियस जो है ना, ये जो पार्स डिस्टेलिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये तो इंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है ना इंटरमीडियस, तो पार्स इंटरमीडियस जो है ये पार्स डिस्टेलिस और पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बीच में होता है, ये आपने याद रखना है। ठीक है, फिर जो है इसकी एक एक्सटेंशन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पार्स डिस्टेलिस। मैंने कहा था ना कि कुछ लोग पार्स डिस्टेलिस को क्या कहते हैं, एक अलग पार्स ट्यूबरैलिस को अलग तकसीम करते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन इधर हम एज एन एक्सटेंशन ऑफ डिस्टेलिस पढ़ेंगे। ठीक है, इसको हम पार्स ट्यूबरैलिस कहते हैं। ठीक है, तो DIT को हमारा पूरा हो गया, कौन सा, डिस्टेलिस, इंटरमीडियस एंड ट्यूबरैलिस। ठीक है, तो ये तीन हो गए। इट इज़ डिवाइडेड बाय क्या, फिशर ऑफ द रातकी स्पोच इनटू डिस्टेलिस, इंटरमीडियस एंड ट्यूबरैलिस। ठीक है, अब जो न्यूरो हाइपोफिसिस है, देखो नींद मैंने कहा था न्यूरो हाइपोफिसिस इन्फंडिबुलरिस
और जो है नर्वोसा, ठीक है, इन्फेंडिबुलरिस और नर्वोसा, ठीक है, नॉट इन्फेंडिबुलरिस, इन्फेंडिबुलम और पार्स नर्वोसा के मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो न्यूरो हाइपोफिजिस आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पार्स इन्फेंडिबुलम और पार्स नर्वोसा में ये डिवाइडेड होता है, ठीक है ना। अब जो पार्स नर्वोसा होता है इसमें ये पोस्टीरियर टू पार्स इंटरमीडियस होता है। ये पार्स इंटरमीडियस क्या है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट जो था, ठीक है। इट इज प्लाइज पोस्टीरियर टू पार्स इंटरमीडियस के बारे में इतना काफ़ी है। अब जो पार्स इन्फेंडिबुलम ये स्टॉक होती है, इसी स्टॉक ये इसके साथ पार्स नहीं लगा होता, ठीक है। इसी इन्फेंडिबुलम से जो हाइपोफिजिस होता है ना पूरे का पूरा, वो मीडियन इमिनेंस के साथ जो कि हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है, ठीक है, इसके साथ लटका होता है। कुछ अथॉरिटीज़ फिर मीडियन इमिनेंस को भी पिट्यूटरी का हिस्सा मानते हैं, याद रखें, ठीक है। अब जो इन्फेंडिबुलम है इसके इट कन्वेज, ठीक है ना, एक्सन्स, ठीक है, ये इसमें एक्सन्स होते हैं। ये देखो इन्फेंडिबुलम, इसमें एक्सन्स होते हैं यार, इसमें एक्सन्स होते हैं। किस चीज़ के एक्सन्स होते हैं, किसके एक्सन्स होते हैं, इसमें एक्सन्स होते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के, ठीक है। इसको मैं HPTCT बोलता हूँ, ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसमें हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट के एक्सॉन्स होते हैं, ठीक है ना। और ये ट्रैक्ट किधर जाता है, ये ट्रैक्ट ऊपर से आता है और आके पार्स नर्वोसा में चला जाता है। देखो नर्वोसा आपको इधर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये डायग्राम बना के दिखाऊं, ठीक है, ये देखें, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस में फिर यहाँ पे देखो तो हमारा क्या होता है, यहाँ पे ऑप्टिक कियाज्मा, ठीक है। हाइपोथैलेमस में यहाँ से आगे ये देखो, ये हमारा आ गया इन्फेंडिबुलम, ठीक है। अब ये इन्फेंडिबुलम जो है ये फिर नीचे आएगा, ऐसे आके ये बनाएगा, क्या बनाएगा, ये बनाएगा हमारा जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और ये बनाएगा हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ओवरऑल, ठीक है ना। ये हमारा हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के साथ हाइपोथैलेमस की जिस जगह से ये कनेक्ट होता है उसको मीडियन एमिनेंस बोलते हैं, ठीक है, मीडियन एमिनेंस बोलते हैं, ठीक है ना। इसको मैं डायग्राम बनाने की बजाय मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। देखो ये थर्ड वेंट्रिकल है, वही उसी तरह हमने क्या बनाया है, हाइपोथैलेमस बनाया है। यहाँ पे ऑप्टिक कियाज्मा आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये हमारा क्या है, ये हमारा नीचे आ रहा है, ये इन्फेंडिबुलम है, ठीक है, इन्फेंडिबुलम है। अच्छा, इन्फेंडिबुलम के नीचे आओ तो ये जो कलर है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये जो डार्क कलर, ये जो कलर है, ये हमारे पास पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। अब पोस्टीरियर पिट्यूटरी में देखो तो दो आपको इसके पार्ट्स नज़र आएंगे, एक है पार्स नर्वोसा और दूसरा ये देखो पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये सारा का सारा इन्फेंडिबुलम। ये जो पार्स नर्वोसा पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, इन्फेंडिबुलम भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इट इज़ ऑल्सो नोन न्यूरो हाइपोफिसिस, इट इज़ ऑल्सो नोन एज न्यूरो हाइपोफिसिस, ठीक है। तो NIN, ठीक है, निन हमने ये इसको कर दिया। अब एंटीरियर पिट्यूटरी देखो, ये वाला एंटीरियर पिट्यूटरी जिसमें पार्स डिस्टलिस है और उसके बाद दूसरा इंटरमीडियस किधर है, ये देखें पार्स इंटरमीडियस आपको नज़र आ रहा है, ये जो वाइट ये पार्स इंटरमीडियस है, ठीक है। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी का है, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडियस और तीसरा हमारे पास क्या था, पार्स ट्यूबरेलिस, ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी का हिस्सा है, ठीक है। देखो पार्स ट्यूबरेलिस, ट्यूब जैसी, इसीलिए इसको ट्यूबरेलिस बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें ऊपर है, इन्फेंडिबुलम और ट्यूबरेलिस, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब देखो एक ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, ये देखो इस तरह आके, ये भी इस तरह, ये देखें ये ऊपर जा रहा है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ये देखो ऐसे आके इधर जा रहा है, ठीक है। तो इसमें फिर इन्फेंडिबुलम पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आपको नज़र आएगा। अब देखो इसके अलावा आपको क्या चीज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये देखो दो चीज़ें नज़र आ रही है, एक ट्रैक्ट नज़र आ रहा है, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट,
ये नर्व फाइबर्स का ट्रैक। दूसरा फिर ब्लड वेसल्स आपको नज़र आ रही हैं। ये ब्लड वेसल्स इनको क्या कहते हैं हम, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। यहाँ पे हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम है बाकायदा, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे रन कर रहा है। तो अब हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट कहाँ से कहाँ तक ये एक्सन्स आ रहे हैं इन्फंडिबुलम के थ्रू, ये सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस नज़र आ रहे हैं आपको। ये देखो सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस, ये जो है ना ये हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियाई में से कुछ न्यूक्लियाई हैं। यहाँ से देखो करीब से तो आपको ये फाइबर्स नज़र आ रहे हैं, ये आते इन्फंडिबुलम से पास होते हैं। ये पूरा ट्रैक्ट है, देखो कलेक्शन ऑफ फाइबर्स इज कॉल्ड ट्रैक्ट, आपको पता है ना। तो फिर ये ट्रैक्ट ऐसे आ रहा है, आके नीचे आके ये देखो डायलेट होके इधर एंड हो रहा है। कहाँ एंड हो रहा है, ये पार्स नर्वोसा में ये एंड हो रहा है। तो ठीक है, ये सारी डायग्राम आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, आप देखो इसमें से एक चीज़ आपको नज़र आएगी, ये देखो एमिनेंस है ना, ये यहाँ पे हमने बार बार बात की है हाइपोथैलेमस के मीडियन एमिनेंस की। तो ये वो एमिनेंस है, ठीक है, ये वो एमिनेंस है जो मीडियन एमिनेंस कहलाएगी। ठीक है ना। तो देखें अब हम एडिनो हाइपोफिसिस यानी कि पहले हम पढ़ेंगे एडिनो हाइपोफिसिस, ठीक है, पूरे का पूरा। उसके बाद हम न्यूरो हाइपोफिसिस पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब एडिनो हाइपोफिसिस की बात करें, अगेन एडिनो हाइपोफिसिस बोल दो या एंटीरियर पिट्यूटरी बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें तीन चीज़ें, पार्स डिस्टेलिस है और पार्स इंटरमीडियस है और क्या है, पार्स ट्यूबरेलिस है, ठीक है। फिर हमने क्या कहा था कि पार्स ट्यूबरेलिस में ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज़ हमने कहा था इनको दो हिस्सों में, क्रोमोफिल सेल्स, क्रोमोफोब्स। क्रोमोफिल्स जो हमको हमने फिर मजीद एसिडोफिल्स और बेजोफिल्स में डिवाइड किया था। फिर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी टीसीएस, थायरोट्रोप्स, कोर्टिकोट्रोप्स, सोमेटोट्रोप्स, उसके बाद गोनेडोट्रोप्स, एलजी। ओ भाई एलजी की एक्टिविटी टीसीएस का, ठीक है। तो लेक्टोट्रोप्स और गोनेडोट्रोप्स ये हो गए। फिर हमारे पास इंटरमीडिएट्स में मेलानोट्रोप्स थे, पार्स इंटरमीडियस में, और पार्स ट्यूबरेलिस में हमारे पास, जिसको हम पार्स इन्फंडिबुलरिस बोलते थे, इसमें भी स्पार्स अमाउंट ऑफ एफएलएच एंड एफएसएच यानी कि गोनेडोट्रोप्स सेल्स मौजूद थे। हम अब क्या करेंगे, एक एक करके एसिडोफिल्स पढ़ेंगे, बेजोफिल्स पढ़ेंगे, फिर क्या करें, क्रोमोफोर्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ के, थायरोट्रोप्स, कोर्टिकोट्रोप्स, सोमेटोट्रोप्स, लेक्टोट्रोप्स, गोनेडोट्रोप्स और मिलानोट्रोप्स, फिर हमारे पास फिर गोनेडोट्रोप्स अगेन। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एक एक करके थोड़ी थोड़ी रोशनी डालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पार्स डिस्टेलिस। तो पार्स डिस्टेलिस देखें, पार्स डिस्टेलिस जो है ये क्या करता है, ये 75% ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी बनाता है, ये पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। देखो उस डायग्राम से भी थोड़ा सा पीछे जाके वो डायग्राम देखेंगे, वो पूरे का पूरा जो ब्राउन कलर था वो पार्स डिस्टेलिस था, ठीक है ना। तो वो पार्स डिस्टेलिस देखो ये फिर कैप्सुलेटेड होता है, ठीक है, इसमें कैप्सूल होती है। और इसका जो पेरेन्काइमा है ना पार्स डिस्टेलिस का, इसके पेरेन्काइमा में सेल्स होते हैं और स्ट्रोमा होता है। सेल्स में फिर सेल्स आर अरेंज्ड इन कॉर्ड्स एंड क्लस्टर्स, इनके बीच में क्या होता है, फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज इनके बीच में होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मज़े की बात ये लग रही है कि हालांकि पार्स डिस्टेलिस एक पार्ट है एंटीरियर पिट्यूटरी का, फिर भी ये एक कैप्सूल के साथ, अलग कैप्सूल के साथ ये बंधा हुआ है। तो ये बात बुक में लिखी हुई है, लेकिन ये बात एक क्वेश्चनेबल बात है, ठीक है। कि एक कॉमन सेंस बंदा कहता है कि भाई यार पूरा का पूरा एंटीरियर हाइपोफिसिस है, एंटीरियर पिट्यूटरी है, उसके अंदर पार्स डिस्टेलिस है, बेशक वो 75% कवर भी करता है, लेकिन फिर उसके अंदर एक अलग कैप्सूल कैसे आ गई, लेकिन कैप्सूल है, ठीक है ना। वो मेरिटन है कि ये कैप्सूल, पार्स डिस्टेलिस इज सराउंडेड बाय ए कैप्सूल, और वो भी छोटी मोटी नहीं, डेंस फाइब्रस कैप्सूल, ठीक है। अब पार्स डिस्टेलिस के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, ऑन द बेस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज हमने क्रोमोफिल्स और क्रोमोफोर्स में डिवाइड किया था, तो हम पहले क्रोमोफिल्स पढ़ेंगे। तो देखो जो क्रोमोफिल्स है ना, क्रोमोफिल्स, ठीक है ना। तो क्रोमोफिल्स, फिल्स मतलब लव, क्रोम मतलब कलर, तो ये क्या करते हैं, ये कलर को पसंद करते। देखो जब भी हम स्टेन करते हैं ना, कोई भी चीज़ को आप किसी पेन के उसको उठा लो, स्टेन करो, तो ये कलर्स लेगा कोई ना कोई। हम फॉर एग्जांपल मैं तो बॉडी टिश्यूज़ की बात करूँगा, तो वो लेंगे तो कोई कलर्स लेगा, अगर कलर्स नहीं लेगा तो हम उसको क्रोमोफोब कहेंगे, ठीक है ना। कोई ना कोई कलर, वो कलर लेगा तो कौन सा कलर, एसिडिक डाई लेगा या बेसिक डाई लेगा, ठीक है। तो इसलिए इनको हम क्रोमोफिल्स के, देखो ये
स्टेन करते हैं, अच्छा सा स्टेन लेते हैं ये, ठीक है। क्यों, कैसे दे इनके, ये इसलिए कि इनके सेल्स के अंदर जो है ना सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं। इनके सेल्स के साइटोप्लाज्म में ये जो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होता है ये टेक अप द डाई, ठीक है। अच्छा, सही है ना। अब ठीक है ना, ये ग्रेन्यूल्स क्या करते हैं, वही वाली बात है। ये ग्रेन्यूल्स एफिनिटी होती है इनकी या तो एसिडिक डाइस के लिए या तो बेसिक डाइस के लिए। इन ग्रेन्यूल्स की क्रोमोफिल्स के अंदर मौजूद इन ग्रेन्यूल्स की एफिनिटी या तो एसिडिक डाइस के लिए ये एफिनिटी होती है या फिर बेसिक डाइस के लिए एफिनिटी होती है। जो एसिडिक डाइस है ना, जिनकी एफिनिटी एसिडिक डाइस के लिए ज़्यादा होती है उनको हम एसिडोफिल्स कहते हैं। जिनकी एफिनिटी बेसिक डाइस के लिए ज़्यादा होती है उनको हम क्या कहते हैं, बेजोफिल्स। मैंने कहा था ना आपको, यहाँ भी मैंने कहा था कि जो क्रोमोफिल्स हैं, देखो क्रोमोफिल्स आर डिवाइडेड इनटू एसिडोफिल्स टेक एसिडिक डाइस, बेजोफिल्स टेक बेसिक डाइस, ठीक है। तो ये हो गया, सही है। ठीक है, अब एसिडिक डाइस कौन कौन से होते हैं, देखो एसिडोफिल्स जो एसिड डाइस लेते हैं उनको एसिडिक रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, ये एसिडिक डाइस है। बेसिक डाइस कौन कौन से हैं, ब्लूइश कलर, जैसे बेजोफिल वाला कलर नहीं है उस कलर को हम बेसिक डाई कहते हैं, ठीक है ना, बेसिक डाई। तो ये हो गए कुछ पॉइंट्स क्रोमोफिल्स के बारे में। अब क्रोमोफोब्स देखें, फोब मतलब हेट करना, हेट, फोबिया, किसी भी पेशेंट को फोबिया हो तो वो उस चीज़ से दूर भागता है, ठीक है ना। तो ये दे हेट डाइस, ठीक है, नो एफिनिटी एट ऑल। तो ये इनकी होती है पुअर स्टेनिंग। वाई पुअर स्टेनिंग, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हमने देखा है कि इनमें ग्रेन्यूल्स जो है ना, ग्रेन्यूल्स वो नहीं होते। और जब ग्रेन्यूल्स नहीं होते, हमने पहले भी कहा था कि जो क्रोमोफिल्स में जो ग्रेन्यूल्स है वो स्टेन करते हैं ना, तो जब क्रोमोफोर्स में ग्रेन्यूल्स ही नहीं है तो ये स्टेनिंग कैसे होगी इनकी, ठीक है। तो दूसरी बात, एक थ्योरी ये होती है कि ग्रेन्यूल्स क्यों नहीं होते, क्योंकि रिलीज़ करके बैठे होते हैं ये क्रोमोफोर्स, अपने सारे के सारे ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करके बैठे होते हैं। तो देयर इज़ नो ग्रेन्यूल लेफ्ट, तो फिर देयर इज़ नो स्टेनिंग, क्योंकि ये रेस्टिंग फेज में होते हैं तो देयर इज़ नो स्टेनिंग, इसलिए इनको क्रोमोफोब्स बोलते हैं, ठीक है। अगेन क्रोमोफोब्स दे हैड डाइस, पुअर स्टेनिंग। वाई पुअर स्टेनिंग, बिकॉज दे डोंट हैव ग्रेन्यूल्स। असल में ग्रेन्यूल्स ही तो हैं जिसकी वजह से स्टेनिंग होती है, तो जब ग्रेन्यूल्स इनमें नहीं होते तो फिर स्टेनिंग कहाँ से आएगी, ठीक है। तो ये क्रोमोफोब्स हो गए। अच्छा, उसके बाद देखिए हमने अभी क्या क्या पढ़ा, हमने देखे क्रोमोफिल्स पढ़े, उसमें एसिडोफिल्स, बेजोफिल्स, क्रोमोफोब्स पे थोड़ी सी रोशनी डाली। अब हम ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी हम जो है ना किसके पार्ट्स डिस्टेलिस के पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। पार्ट्स डिस्टेलिस के पार्ट्स पढ़ेंगे, इसमें टीसीएस और एलजी हम पढ़ेंगे, ठीक है। सही है। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन देखो क्या हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन मतलब यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन एक्टिविटी का मतलब ये है कि ये सिक्रीट क्या करते हैं, मतलब इसमें से हार्मोन क्या निकलता है, ठीक है ना। तो हम तो हार्मोन ही पढ़ रहे हैं, तो पिट्यूटरी ग्लैंड, एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं ना, एंडोक्राइन सिस्टम में हार्मोन्स ही होते हैं। तो फंक्शनल एक्टिविटी का मतलब हार्मोन कौन सा सिक्रीट करते हैं, इसकी बेस पे हमने पार्स डिस्टेलिस को ही 5 डिफरेंट जो है कैटेगरीज में डिवाइड किया, उसमें वही हमारा निमोनिक टीसीएस, ठीक है ना, टीसीएस कर एलजी की एक्टिवी, ठीक है। मतलब लैक्टोट्रॉप्स, गोनेडोट्रॉप्स, सोमेटोट्रॉप्स, कॉर्टिकोट्रॉप्स और थायरोट्रॉप्स, ठीक है ना। तो ये हमारे हो गए। अब देखो हमारा जो न्यूअर जो इम्यूनो साइटोकेमिस्ट्री आई है हमारे पास, और न्यूअर जो टेक्निक्स आए हैं उनकी बेस पे हम इवन सेल्स ट्यूबुलरिस के अंदर जाके ये डिस्टेलिस के अंदर जाके पार्स डिस्टेलिस जो कि सबसे बड़ा ऑलमोस्ट 75% एरिया कवर करता है एंटीरियर पिट्यूटरी का ही, ठीक है। इसके अंदर जाकर फिर हम उस सेल्स को भी डिवाइड करते हैं हार्मोन्स पकड़ के, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सोमेटोट्रॉप्स। सोमेटोट्रॉप्स देखो जो है 50% ऑफ द पार्स डिस्टेलिस ये कवर करता है, सोमेटोट्रॉप्स होते हैं। दीज आर ओल सेल्स, और ये जिनका न्यूक्लियस ओल सेल्स
अंडे की तरह न्यूक्लियस सेंटर में इनका होता है, ठीक है ना। अच्छा, साइटोप्लाज्म में इनके ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स के अलावा सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स, ये जो ग्रेन्यूल्स की अगर हम साइज़ मायर करें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह से तो ये 300 से 400 नैनोमीटर है, ठीक है ना। 300 से 400 नैनोमीटर इनका साइज़ आता है। देखो सोमेटोट्रोप्स नाम से पता चला ये क्या सिक्रेट कर सकते हैं, सोमेटोट्रोपिन। सोमेटोट्रोपिन को आल्सो नोन एज ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। तो ये सोमेटोट्रोप्स हो गए। याद रखें एक सोमेटोस्टेटिन है, ये बिल्कुल ऑपोजिट है सोमेटोट्रोपिन का। सोमेटोस्टेटिन को हम दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, GHIH बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, याद रखें ये सोमेटोट्रॉप जो हैं ये एसिडिक डाइज टेकअप करते हैं, एसिडोफिल्स, ठीक है ना। हमने देखो जो है ना डिस्टेलिस को, ये कॉमन सेंस है, पैरस डिस्टेलिस को हमने ऑन द बेसिस ऑफ करके इसी चीज़ को हमने दो तरीके से हमने डिवाइड किया था ना, ऑन द बेसिस, फिर इनको हम क्रोमोफिल्स को हम एसिडोफिल्स, बेसोफिल्स, इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड, ये फिर हम 5 अलग यही चीज़ों को हम अलग 5 उसमें डिवाइड करते हैं, जिसमें TCS आ गया, TCS और LG, ठीक है। तो चीज़ वही है, तो इसका मतलब ये होगा ये चीज़ भी कोई भी कलर इनमें से कोई सी भी हो सकती है, ये चीज़ भी इनमें से कोई सी भी हो सकती है, क्रोमोफोब हो सकती है, एसिडोफिल में बेसिक डाइज ले सकती है, एसिडिक डाइज ले सकती है क्रोमोफिल्स के अंदर, ठीक है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक ही चीज़ को हमने, एक साइंटिस्ट आया उसने इस तरह डिवाइड किया, उसी चीज़ को दूसरा साइंटिस्ट आया उसने इस तरह डिवाइड किया, ठीक है ना। ठीक है, अब इलेक्ट्रोट्रॉप्स की बात करेंगे। दूसरा हमारे पास क्या था, इलेक्ट्रोट्रॉप्स, ठीक है। 15 to 20% ऑफ द टोटल डिस्टेलिस ये होते हैं, ठीक है। मेमोट्रॉप्स भी कहते हैं इसको, इलेक्ट्रोदूत, मेमोदूत, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखिए इसमें सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं साइटोप्लाज्म में, जो कि 600 नैनोमीटर तक जा सकते हैं। देखो 600 नैनोमीटर सबसे बड़ा है ये मेमोट्रॉप्स, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखो कि फिर डेस्टेन कौन सा लेते हैं, ये एसिडोफिल्स फिलिक एसिड। इलेक्ट्रोट्रॉप्स क्या सिक्रेट करते हैं, आपके ख्याल में क्या कर सकते होंगे, ये प्रोलैक्टिन सिक्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये प्रोलैक्टिन जो है मेल्स और फीमेल्स में एक्शंस दिखाता है। कौन से एक्शंस, इट कंट्रोल सेक्सुअल डिज़ायर, इट कंट्रोल्स मॉड्यूलेशन ऑफ एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। इसके अलावा इट प्रोमोट डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रोलैक्टिन याद रखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फीमेल्स में इट डेवलप्स ब्रेस्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। और फिर प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये मम्मे बढ़ाता है जो मेमोरी ग्लैंड्स हैं, लेकिन जब चाइल्ड बर्थ जब होती है तो उसके बाद ये लैक्टेशन भी कराता है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ मिल्क ये कराता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कॉर्टिकोट्रॉप्स भी 15 से 20% ऑफ द टोटल डिस्टेलिस है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से अगर हम देखें तो कॉर्टिकोट्रॉप्स में फिर सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो 200 से 50 से 400 नैनोमीटर्स तक होते हैं, और कॉर्टिकोट्रॉप्स बेसोफिलिक होते हैं, याद रखें। और ये सिक्रेट करते हैं ACTH और बीटा लिपोट्रोपिन, ये प्रोटीन नहीं है, बीटा लिपोट्रोपिन है। ये जो बीटा लिपोट्रोपिन है ACTH के बारे में हम बाद में बहुत हमने चर्चे किए हुए हैं। लिपोट्रोपिन जो है ना ये क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है और मोबिलाइज करता है किसको, फैट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, ठीक है। फैट स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू को ये ब्रेक डाउन और मोबिलाइज करता है कौन, बीटा लिपोट्रोपिन, जो कि कॉर्टिकोट्रॉप्स ऑफ द पास डिस्टेलिस ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ठीक है। फिर हमारे पास गोनेडोट्रॉप्स हैं, गोनेडोट्रॉप्स 10% ऑफ द डिस्टेलिस बनाते हैं। अच्छा, इसमें सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि बेसोफिलिक डाई लेते हैं, ठीक है। गोनेडोट्रॉप्स नाम से पता चलता है ये FSH LH सिक्रेट करते हैं। फिर FSH LH के फिर अपने अलग अलग फंक्शंस हैं। फॉर एग्जांपल LH जो है फीमेल्स में क्या करता है, ये ओवुलेशन कराता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ये। और फिर ये क्या कराता है, कॉर्पस ल्यूटियम की फॉर्मेशन को क्या करता है, इंड्यूस करता है, ठीक है ना। तो जो LH है फीमेल्स में क्या कराता है, ये फीमेल्स में ओवुलेशन और कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन कराता है। और उसमें मेल्स में ये क्या कराता है, मेल्स में एंड्रोजन्स सिक्रेट कराता है।
ये हमारा निमोनिक है। असल में ये इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, जो कि फिर एंड्रोजन सिक्रेट करते हैं। तो लेडिक सेल सिक्रेट लैंड्रोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये आपने निमोनिक याद रखना है। लेडिक सेल सिक्रेट लैंड्रोजन्स इन द प्रेजेंस ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। लैंड्रोजन मतलब एल लगा के लैंड्रोजन, ठीक है, तो एंड्रोजन हो जाएगा। अच्छा, फिर एफएसएच की बात करें। एफएसएच देखो मेल्स में जो एफएसएच है, एफएसएच एलएच की तो हमने बात कर ली। एफएसएच मेल्स में क्या करता है, ये इट स्टिमुलेट्स द फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। एफएसएच इट स्टिमुलेट्स फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स। फीमेल्स में इट स्टिमुलेट्स फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करने की ये कोशिश करता है और ग्रोथ और डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल कराता है कौन, एफएसएच, ठीक है, फीमेल्स में। फिर हमारे पास थायरोट्रॉप्स आ गए। थायरोट्रॉप्स देखें 5% होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 5% ऑफ द डिस्टैलिस होते हैं। सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं जो कि 150 नैनोमीटर, और ये बेजोफिलिक होते हैं, और साइज़ इनका 150 नैनोमीटर होता है। और ये सिक्रीट क्या करते हैं, TSH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी जिसको बोलते हैं, और इट इज़ आल्सो नोन एज थायरोट्रोपिन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कि हमने पार्स डिस्टेलिस के बारे में जितना भी पढ़ना था हमने पढ़ लिया, ठीक है। ये देखिए हमने सारे के सारे ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल एक्टिविटी ये सारे के सारे कॉर्टिकोट्रोप्स, थायरोट्रोप्स, सोमेटोट्रोप्स, गोनेटोट्रोप्स, लेक्टोट्रोप्स पढ़े हमने। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग प्रॉपर्टीज एसिडोफिल्स बेसोफिल्स तक पढ़े। अब हम पढ़ते हैं पार्स इंटरमीडियस, ठीक है ना। पार्स इंटरमीडियस में सिर्फ और सिर्फ हमने मिलेनोट्रोप्स पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो पार्स इंटरमीडिएट जो है ना एक थिन जोन होता है, ये मैंने डायग्राम में भी दिखाया, अगर आप थोड़ा पीछे जाकर डायग्राम देखें, ठीक है, यहाँ पे आप देखें कि ये जो है ना ये पार्स डिस्टेलिस कितना बड़ा है, लेकिन ये देखो पार्स इंटरमीडिएट एक थिन जोन होता है बीच में। ये देखो पार्स इंटरमीडिएट एक थिन जोन है किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी में, ठीक है। तो ये एक थिन जोन है, ठीक है। अच्छा, इसमें फिर कंपोज कैसे होता है, ये मेनली कॉर्ड से मिलके ये बनता है। किसके कॉर्ड से ये बनता है, बेजोफिलिक पॉलीगोनल सेल्स फिर कॉर्ड्स की फॉर्म में होते हैं। और याद रखें these basophilic polygonal cells are known as melanotrophs, ठीक है ना, these are known as melanotrophs। अच्छा, तो मानो कि melanotrophs के कॉर्ड्स यानी कि शीट्स टाइप कोई चीज़, ठीक है। अच्छा, अब मेलानोट्रोप जो हैं ये क्या करते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं या फिर सिक्रीट करते हैं, पॉम्सी बनता है इनमें, ठीक है। पॉम्सी इज़ प्रोओपियो मिलेनोकोर्टीन बनता है इनमें। और फिर इस पॉम्सी की क्लीवेज होती रहती है। क्लीवेज से फर्दर क्लीवेज बाय क्लीवेज इससे पेप्टाइड हार्मोन्स बनते हैं। कौन कौन से पेप्टाइड हार्मोन्स, ACTH में से बनता है, एंडोर्फिन, देखो पेप्टाइड हार्मोन्स हैं ये सारे, और मेलानोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन। इसके फिर सब टाइप्स अल्फा MSH, बीटा MSH, गेमा MSH, ये सारे के सारे बनते हैं पॉम्सी की क्लीवेज से, ठीक है। तो ये कहाँ होती है, ये पूरा प्रोसेस पार्स इंटरमीडिएट में। फिर हमारे पास तीसरा जो पार्ट आता है किसका, एंटीरियर पिट्यूटरी का, वो आता है पार्स ट्यूबरेलिस आता है। देखो ना, मैंने यहाँ पे नहीं कहा था एंटीरियर पिट्यूटरी इज डिट। हमने पार्स डिस्टेलिस पढ़ा, हमने पार्स इंटरमीडिएट पढ़ा, और अब रहता है पार्स ट्यूबरेलिस में देखो हमने पहले भी क्या कहा था, इसमें क्या ये इसको पार्स इन्फेंडिबुलरिस बोलते हैं। इसमें गोनेटोट्रोप्स, FSH और LSH होते हैं, ठीक है। वही छोटी सी बात हम यहाँ पे करेंगे कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज पार्स इन्फेंडिबुलरिस। याद रखो दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम इन्फेंडिबुलम। वो फिर इन्फेंडिबुलम जो है देखो इधर पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है इन्फेंडिबुलम, जबकि पार्स इन्फेंडिबुलरिस एंटीरियर पिट्यूटरी का तीसरा पार्ट है जिसको पार्स ट्यूबरेलिस भी बोलते हैं, ठीक है। ट्यूब टाइप होता है, कॉलर सा बनता है ये, ठीक है, कॉलर सा बनाता है ये, कॉलर सा, ठीक है, ऊपर उसकी तरफ कॉलर मतलब मैं आपको देखो इस डायग्राम से देखेंगे ना, ये देखिए इस डायग्राम में देखो ये पार्स ट्यूबरेलिस है, तो ये कॉलर है कि नहीं है, ये देखो इधर से भी ये बन रहा है, ठीक है। ये देखो इस जगह में भी ये पार्स ट्यूबरेलिस है, इस जगह में ये देखो एरो देखो ऐसे आके ये पार्स ट्यूबरेलिस है सर, तो ये कॉलर सा बनाता है, ठीक है ना। तो देखो बीच में ये जो लाइट कलर का ये है ये इन्फेंडिबुलम है,
इसको ये पार्स ट्यूबुलरिस एक कॉलर सा बना के इसको कवर करता है। देखिए ये बिल्कुल कॉलर की तरफ पीछे से ऐसे आ रहा है ये सारे का सारा, इसीलिए ये लिखा हुआ है इसमें कि ये कॉलर बनाता है इन्फंडिबुलम के इर्द गिर्द ये, ठीक है। अच्छा, फिर ये भी फिर LSH और FSH सीक्रेट करता है। और इसमें जो कॉर्ड्स होते हैं, सेल्स के कॉर्ड्स जो होते हैं, ये इलेक्ट्रोट्रॉप्स के गोनेडोट्रॉप्स ही होते हैं इसमें भी, ठीक है, याद रखो, मैंने पहले भी बताया। इसमें ये फिर बेजोफिलिक सेल जो डाई लेते हैं, और जो बेजोफिलिक डाई लेते हैं ना, वो इसलिए कि इसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं, और इसमें क्या होता है, और इसमें ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स होते हैं इन सेल्स के अंदर, जिसकी वजह से ये ठीक है। बस ये याद रखेंगे, ये बेजोफिलिक सेल्स हैं और ये गोनेडोट्रॉप्स सीक्रेट करते हैं LSH एंड FSH, लेकिन स्पार्स क्वांटिटी, स्पार्स का मतलब आप देख लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है न्यूरोहाइपोफिसिस। न्यूरोहाइपोफिसिस देखो, हमने आपको पहले भी बताया, इधर हमने बताया था कि न्यूरोहाइपोफिसिस इज डिवाइडेड इनटू पार्स नर्वोसा एंड इन्फंडिबुलम, निन हमने कहा था। न्यूरोहाइपोफिसिस, इन्फंडिबुलम और नर्वोसा में ये क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है ना। तो इधर भी वही बात है, न्यूरोहाइपोफिसिस, इन्फंडिबुलम एंड पार्स नर्वोसा में पहले हम देखते हैं इन्फंडिबुलम है क्या चीज़। इन्फंडिबुलम इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फंडिबुलर स्टॉक, इट्स नॉट कॉल्ड पार्स इन्फंडिबुलम। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पार्स इन्फंडिबुलरिस एंटीरियर पिचुएट्री का पार्ट है, इन्फंडिबुलम या इन्फंडिबुलर स्टॉक ये पोस्टीरियर पिचुएट्री का पार्ट है, याद रखो। अगेन मैं इधर भी बताया हुआ कि इट्स नॉट वही इन्फंडिबुलस, ठीक है। तो स्टॉक जो होता है ना, इसका जो स्टॉक होता है ये फिर किसको करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के साथ ये कनेक्ट करता है, हमने फिगर में भी बार बार देखा है। और इसी स्टॉक में हाइपोफिजियल ट्रैक जा रहा होता है, और ये ट्रैक नर्व्स का है, ठीक है, ये ट्रैक जा रहा होता है। ये ट्रैक फिर एक्सन्स से मिलके बनता है। ये एक्सन्स जो होते हैं ना अनमाइलिनेटेड होते हैं, याद रखें, दीज एक्सन्स आर अनमाइलिनेटेड। और ये एक्सन्स कहाँ से आ रहे होते हैं, ऊपर से सुपीरियर सुप्राऑप्टिक और पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ कहाँ, किसके, हाइपोथैलेमस में होते हैं ये न्यूक्लियर, वहाँ से आ रहे होते हैं। डायग्राम मैंने आपको पहले भी दिखा दी है, तो इसमें मज़ीद दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। अब ये जो अनमाइलिनेटेड जो ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ये आता है थ्रू इन्फंडिबुलम। कहाँ से आता है, हाइपोथैलेमस से थ्रू इन्फंडिबुलम आता है। कहाँ आता है और आके जाता कहाँ है, ये आता है पार्स नर्वोसा में। ये आके पार्स नर्वोसा में इस तरह आके इस तरह एंड होते हैं, ये सारे के सारे इस तरह एंड होते हैं। अब जब ये वहाँ से नीचे आ रहा होता है तो इसको एस्ट्रोसाइट्स कवर करते हैं। ये जो ट्रैक के एक्सन्स हैं ड्यूरिंग हिज कोर्स दीज आर कवर्ड बाय एस्ट्रोसाइट्स। अब देखो, ये तो नर्वस ट्रैक्ट हो गया जिसको हमने ट्रैक कहा। अब ये जो एरिया है इसमें ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, देखो इसमें जो ब्लड सप्लाई होती है, इसमें एक होता है हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, पोर्टल सिस्टम, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम, ठीक है ना। तो एक पॉइंट तो ये होगा कि इसमें हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट है। अब इस जगह फिर ब्लड कैपिलरीज का भी एक ट्रैक्ट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वही वाली बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ना, दूसरी बात कि इसमें इसको क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल, हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम। एक तो ट्रैक्ट है ना जो नर्व्स का है, एक पोर्टल सिस्टम है जो हमारा किसका है, ब्लड का है। और ये ब्लड कैपिलरीज का एक जाल होता है जो कि इन्फंडिबुलम के थ्रू पास होता है। ये आता कहाँ से है, ये मीडियल एमिनेंस से आता है, आके एंटीरियर पिट्यूटरी तक ये आता है, ठीक है। अगेन ये देखें, ये जो सुप्राऑप्टिक पेरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ये जो जाल आ रही है, ट्रैक्ट आ रहा है, ये हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। ये कहाँ आ रहा है, पार्स नर्वोसा तक। लेकिन जो हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम आ रहा है वो मीडियन एमिनेंस ऑफ द हाइपोथैलेमस से ये देखो आ रहा है, ये एंटीरियर पिट्यूटरी के पास डिस्टेलिस तक ये आ रहा है, ठीक है। तो ये बिल्कुल एक ऐसे आ रहा है, एक ऐसे आ रहा है, आपने इसका ख्याल रखना है, ठीक है ना। अब हम पार्स नर्वोसा पढ़ेंगे। इन्फंडिबुलम हमने देखा, देखो पार्स नर्वोसा में 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, उसके बाद फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज होती हैं,
और उसके बाद स्पेशलाइज्ड ग्लाइल सेल्स जिनको हम क्या कहते हैं, पिट्यूसाइड्स। याद रखो ये पिट्यूसाइड्स कहाँ होती है, पार्स नर्वोसा में, और पार्स नर्वोसा किसका पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, एक तो बात ये होगी। अब देखो अनमाइलिनेटेड फाइबर्स जो हैं वो तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा होते हैं, ये अनमाइलिनेटेड फाइबर्स इधर, ठीक है। हमने तो 1-2 बनाई होती हैं, 1 लाख से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसकी एक्सन्स जो हैं वो फिर जो है एक्सन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो दोबारा, ये जो अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं ये ऑलमोस्ट 1 लाख से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये कहाँ से आते, कहाँ से, ये असल में एक्सन्स होते हैं, एक्सन्स होते हैं ये अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ये असल में एक्सन्स होते हैं। ये इनकी नर्व्स कहाँ होती हैं, ये सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस में, ये हाइपोथैलेमस में इनकी जो है ना न्यूरो सिक्रेटरी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज़ उधर होती हैं, ये न्यूक्लियस होता है ना, तो उधर सेल बॉडीज़ उधर होती हैं, वहाँ से ये जो भेजते हैं, क्या भेजते हैं, एक्सॉन्स। ये एक्सॉन्स फिर कन्वर्ज होते हैं मीडियन एमिनेंस पे। मीडियन एमिनेंस मैंने पहले भी आपको दिखाई है, आप गौर करें। मीडियन एमिनेंस पे ये फिर बंडल सा बनाते हैं, इस बंडल को हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक बोलते हैं। ये ट्रैक इन्फंडिबुलम के ज़रिए नीचे आता है पार्स नर्वोसा तक, ठीक है ना। पार्स नर्वोसा में आगे ये जो फाइबर्स होते हैं इस तरह की, उसमें सेक में आके एंडिंग इनकी इस तरह की होती है, यहाँ पे इनके ये डायलेटेड टर्मिनल सा बनता है, इनमें सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये ठीक है ना। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो जितने भी फाइबर्स हैं ये मीडियन एमिनेंस मैंने आपको पहले ही बताया, इस जगह में आके कन्वर्ज होकर यहाँ पे हाइपोथैलेमो यहाँ से नीचे गुच्छा बन जाता है। मीडियल एमिनेंस पे ये कन्वर्ज होते हैं, यहाँ से नीचे गुच्छा बन के ऐसे इन्फंडिबुलम के थ्रू ये पार्स नर्वोसा तक आता है, ये कहता है, ठीक है। अच्छा, इस ट्रैक के जो एक्सॉन्स आते हैं, टर्मिनेशन मैंने पहले भी आपको बताया, ये इस तरह के डायलेटेड टर्मिनल इसके अंदर सेक्रेटरी ग्रेन्यूल्स लेके आगे टर्मिनेट होते हैं, ठीक है। वही वाली बात है, यहाँ भी पार्स नर्वोसा में ये आते हैं, ये जो एक्सन्स यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं, कैसे, इस तरह के डायलेटेड एंड के साथ। इस जगह जब यहाँ पे ये टर्मिनेट करते हैं, यहाँ पे फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी, इस जगह ये कैपिलरीज के रिच प्लेक्सस के पास आके ये टर्मिनेट होते हैं, याद रखें, क्योंकि यहाँ से जो सिक्रीट करेंगे तो ब्लड में जाएगा, तो ठीक है। कैपिलरीज के रिच प्लेक्सस में आके ये टर्मिनेट होते हैं, क्योंकि जो चीज़ ये सिक्रेट करेंगे तो यहाँ फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज हैं, बड़े बड़े सुराखों के साथ कैपिलरीज हैं, ये सारे का सारा उनमें जाएगा। वहाँ से फिर क्या होता है, वहाँ से फिर पूरे के पूरे टारगेट जगहों पे जाके ये जो हार्मोन्स है ये एक्ट करते हैं, ठीक है। तो सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स की मैंने पहले बात की, 200 नैनोमीटर के आसपास के सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं, और ये रिलीज़ क्या करते हैं इन जगहों पे, ऑक्सीटोसिन एंड वेजोप्रेसिन। वेजोप्रेसिन को हम ADH भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि नर्वस ट्रैक के थ्रू ये चीज़ें आती हैं, आके इधर डायलेटेड टर्मिनल में स्टोर होती हैं, ज़रूरत पड़ती है तो ये यहाँ से सिक्रीट होती हैं। जब सिक्रीट होती हैं तो पास ही पड़े हुए फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में ये ब्लड के अंदर जाती हैं, वहाँ से फिर पूरी बॉडी में जाती हैं, ठीक है, ठीक है ना। अगेन जो इसका जो डीपर एस्पेक्ट है वो याद रखो, याद रखने वाली बात है कि जो न्यूरो हाइपोफिसिस है ना, न्यूरो हाइपोफिसिस ये असल में एक डिपो के तौर पे एक्ट करता है। ये एक डिपो के तौर, ये एक एंडोक्राइन ऑर्गन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक डिपो के तौर पे एक्ट करता है। ऊपर से असल में मेन चीज़ कहाँ से आ रही है, हाइपोथैलेमस से और सुप्राऑप्टिक पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ये चीज़ें आती हैं, नीचे आके इन जगहों में हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक्ट में आके ये स्टोर होती हैं। जब स्टोर होती हैं ज़रूरत के टाइम पे ये यहाँ से निकल आती हैं और फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज में आके अंदर घुस जाती है, ठीक है ना। तो ये स्टोर्ड हार्मोन यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से बन के रिलीज़ नहीं हो रहा है, यहाँ स्टोर हो रहा है, ठीक। असल इनका जो गुरु घंटाल बैठा ऊपर हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस के जो सुप्राऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में ये बनते हैं, ठीक है ना, याद रखें, ठीक है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हेरिंग बॉडीज़ क्या होती हैं। देखो हेरिंग बॉडीज़ जो होती हैं ना, ये जो न्यूरो हाइपोफिसिस जो होता है ना, न्यूरो हाइपोफिसिस यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी, अगर इसको हम जो लाइट माइक्रोस्कोप से स्टेन करें ना तो इसकी फ़ीचर्स आइडेंटिफाई नहीं हो पाते। वो इसलिए कि एक्सन्स और एक्सनल टर्मिनल्स स्टेन
सही नहीं कर पाते, एक्सन्स और एक्सन टर्मिनल्स ये स्टेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो लार्ज एक्सनल स्वेलिंग्स के जैसी ये नज़र और बेजोफिलिक स्वेलिंग्स, लार्ज एक्सनल बेजोफिल सारे के सारे इस तरह का गुच्छा नज़र गुट सा नज़र आता है। तो लार्ज एक्सनल स्वेलिंग्स होती हैं ये हेरिंग बॉडीज़ और बेजोफिलिक स्टेन करती हैं। दे इंक्रीज नंबर ऑफ सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स होते हैं दैट कंटेन सिक्रीशंस, कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन और एडीएच। बस यही वाली बात है, यही वाली बात है। इनका एक गुच्छा जो एंडिंग टर्मिनल से इनका गुच्छा नज़र आता है, इनको इस गुच्छे को हेरिंग बॉडीज़ कहते हैं, HERRING, HERRING, ठीक है। इसी तरह ठीक है ना, पिचुई साइड्स क्या होती हैं, लिंक टू चंक्स, ये आपने याद रखना है, लिंक टू चंक्स आपने देना है, ठीक है। पिचुई साइड्स स्पेशलाइज्ड ग्लाइल सेल्स को पिचुई साइड्स बोलते हैं हम, और दे रिजेंबल एस्ट्रोसाइड्स ऑल्सो, रिजेंबल एस्ट्रोसाइड्स लेकिन स्पेशलाइज ये ग्लाइल सेल्स हैं। एबंडेंट होते हैं कहाँ पे, ये पार्ट्स नर्वोसा में ये एबंडेंट होते हैं। और रोल क्या होता है, दे सपोर्ट द एक्सन्स इन द नर्व, वो जो यही वही वाली बात है कि किसको सपोर्ट करेंगे, ये हाइपोफिज जो आपको थैलेमिक पोर्टल सिस्टम को और सपोर्ट करेंगे। अच्छा ठीक है ना। और देखो ये कंपोज कैसे होते हैं, सेल बॉडी होती है इनकी एक, ये तो CB सेल बॉडी, और फिर साइटोप्लाज्मिक प्रोसेसेस के बहुत सारे निकले होते हैं, ठीक है। और ठीक है ना, ये जो सेल बॉडीज़ और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस है इनके अंदर ग्लाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होती हैं, जस्ट लाइक एस्ट्रोसाइट्स में भी ग्लाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, और पिचुसाइट्स में भी ग्लाइल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है ना, याद रखें। इसके अलावा दे कैन बी सीन ओनली बाय स्टेनिंग, ठीक है, जो है ना, सही है। सेल बॉडीज़ ऑफ द पिचुसाइट्स कैन बी सीन ओनली बाय स्टेनिंग, ठीक है। ठीक है ना, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडीज़, ये अगर हम स्टेनिंग करें ना ऑर्डिनरी स्टेनिंग पे, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ ये जो पॉलीगोनल सेल बॉडी है ना पिचुसाइट की, ये जो है ये नज़र आती है, इसके जो प्रोसेसेस है ये हमें नज़र नहीं आता, ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। और याद रखो जो इसके प्रोसेस होते हैं ना, कुछ ब्लड कैपिलरीज के इर्द गिर्द ये ऐसे होते हैं, ठीक है, और कुछ फिर ऐसे होते हैं कि कुछ फिर जो ऊपर से जो एक्सन आ रहा है, ठीक है ना, जो पार्स जो इन्फेंटिबुलम के थ्रू ये जो एक्सन आ रहा है, इनके इर्द गिर्द ये रेप होती है इस तरह, ठीक है, सही है। तो ये एक्सरसाइज का रोल है, ठीक है। क्या रोल है, कुछ सम ऑफ इट्स प्रोसेसेस आर फाउंड नियर ब्लड कैपिलरीज इन क्लोज रिलेशन विद ब्लड के, ये ब्लड कैपिलरी जा रही है बीच में, और सम ऑफ द प्रोसेस दे रैप अराउंड एक्सन एंड एक्सन टर्मिनल्स, ये पिचुसाइट्स का रोल है, ठीक है।